नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र की जड़ों को भी कुरेद रहा है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस भयानक कार ब्लास्ट की, जिसमें एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हो गया। 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। लेकिन ये ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सुनियोजित आतंकी हमला था, जिसके पीछे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बार बार आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 18 नवंबर को सुबह 5 बजे से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस, ओखला ट्रस्ट ऑफिस, ट्रस्टियों के घर और संदिग्ध शेल कंपनियों के दफ्तर शामिल थे। ईडी को मिले सुराग बताते हैं कि यूनिवर्सिटी बाहर से तो शिक्षा का केंद्र दिखती है, लेकिन अंदर से आतंक के मॉड्यूल का फंडिंग हब बनी हुई थी, जहां हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों को पैसा पहुंचाया जा रहा था। ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी, जो अल फलाह में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसने खुद को उड़ा लिया था। लेकिन उसके पहले उसने यूनिवर्सिटी से ही वो कार ली थी, जिसमें 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरा गया था। दोस्तों, ये कच्चा चिट्ठा इतना गहरा है कि सुनकर आपका खून खौल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अभी लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये सच्चाई हर कोने तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि 10 नवंबर 2025 का वो काला दिन आखिर हुआ कैसे। शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद हुंडई i20 कार तेज रफ्तार से आई और अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास के दुकानों के शीशे टूट गए, सड़क पर गड्ढा बन गया और धुंधला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे गैस सिलेंडर ब्लास्ट कहा गया, लेकिन फॉरेंसिक टीम और एनएसजी की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पुष्टि की कि ये आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से भरा हुआ विस्फोटक था, जिसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य केमिकल मिले थे। मरने वालों में एक मासूम बच्ची, 2 पर्यटक और कई दैनिक मजदूर शामिल थे, जबकि घायलों में 25 से ज्यादा लोग घायल थे, जिन्हें एम्स और सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके को सील किया, सीसीटीवी फुटेज चेक किया और कार का नंबर ट्रेस किया, जो हरियाणा का था। जांच में पता चला कि कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग से ही ली गई थी और ड्राइवर था डॉक्टर उमर उन नबी, 33 वर्षीय कश्मीरी मूल का प्रोफेसर, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। उमर ने ब्लास्ट से ठीक पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने जैसे मोहम्मद के नाम पर हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह भारत के कुछ सरकारों के खिलाफ जिहाद है। यह वीडियो उसके मोबाइल से रिकवर हुआ और जो ब्लास्ट साइट में बरामद टुकड़ों में मिला, एनआईए ने इसे आतंकी हमला घोषित कर लिया और केस अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल से जुड़ा मामला था। अब सवाल यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी इसमें फंसी कैसे। यह यूनिवर्सिटी 1997 में फरीदाबाद में स्थापित हुई थी। अल फलाह सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा इसके चेयरमैन और फाउंडर हैं जावेद अहमद सिद्दीकी। बाहर से ये एक प्रतिष्ठित संस्थान लगती है, यूसीजी अप्रूव्ड, एआईसीटीई से मान्यता, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट कोर्स चलाती है, जिसमें 5000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, ज्यादातर कश्मीर, केरल और बंगाल से। लेकिन ईडी और एनआईए की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये यूनिवर्सिटी एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का केंद्र थी, जहां पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर को रेडिकलाइज किया जाता था। उदाहरण के लिए उमर उन नबी के अलावा 2 और प्रोफेसर, डॉक्टर मुजामिल अहमद गनई उर्फ मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहिन साहिद, इस मॉड्यूल से जुड़े थे। मुजम्मिल 35 वर्षीय कश्मीरी यूनिवर्सिटी के लैब में विस्फोटक बनाने का काम करता था। उसके कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कोडेड डायरी बरामद हुई, जिसमें पाकिस्तान के हैंडलर्स के नंबर थे। शाहीन, एक लेडी डॉक्टर,
फंडिंग का काम संभालती थी और उसके पास से हवाला नेटवर्क के लेन देन की डिटेल्स मिली। 11 नवंबर को एनआईए ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर छापा मारा, 13 लोगों को हिरासत में लिया, 7 डॉक्टर, 5 स्टूडेंट और एक युवती जिनके फोन से इनक्रिप्टेड एप्स जैसे सिग्नल और टेलीग्राम पर जैसे मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद के चैट्स मिले। इन चैट्स में साफ लिखा था कि लाल किले का काम तय, फंड ट्रांसफर हो गया। यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन एनएएसी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उनकी वेबसाइट बंद हो गई, जबकि एआईयू ने सदस्यता रद्द कर दी। एनएमसी ने 4 कश्मीरी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। दोस्तों, ईडी की 18 नवंबर की छापेमारी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। सुबह 5 बजे ईडी की टीमें दिल्ली के ओखला में अल फलाह ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पहुंची, जहां जावेद सिद्दीकी का भाई साउद सिद्दीकी का घर है। वहां से बैंक स्टेटमेंट्स, लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त की गई, जिसमें पिछले 5 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का रिकॉर्ड था। सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान से आया पैसा जो दान के नाम पर लिया गया, लेकिन शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। फरीदाबाद कैंपस में ईडी ने मेडिकल लैब सील कर दी, क्योंकि वहां विस्फोटक बनाने के केमिकल्स के स्टॉक मिले। जामिया नगर और शाहीन बाग में भी रेड पड़ी, जहां ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स रहते हैं। जावेद सिद्दीकी को 2 बार समन भेजा गया, लेकिन वो लापता थे। ईडी ने उसके आवास से पूछताछ की और अब उसकी तलाश में है। पीएमएलए के तहत एक केस दर्ज है और फॉरेंसिक ऑडिट के तहत दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें आईबी, एनआईए और ईडी शामिल थे। अमित शाह ने साफ किया कि हर आर्थिक लिंक की जड़ तक पहुंचना है, हवाला नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना है। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी के फेक स्टूडेंट्स के नाम पर पैसा वॉश किया जाता था। सैकड़ों नाम कागजों पर थे, लेकिन वो कभी कैंपस में नजर नहीं आए। इनमें से कई नाम कश्मीर के उन इलाकों के थे जहां पीएफआई और सिमी यानी एसआईएमआई जैसे बैन संगठनों का प्रभाव था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये मॉड्यूल कैसे विकसित हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना जावेद सिद्दीकी ने की थी, जो खुद एक बिजनेसमैन है और खाड़ी देशों में उसके संपर्क है। 2010 से ही इस ट्रस्ट पर विदेशी फंडिंग के सवाल उठते रहे, लेकिन एफसीआरए क्लियरेंस के चलते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलकायदा से जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, जिसमें अल फलाह के 2 स्टूडेंट्स का नाम आया। उसके बाद से एनआईए की नजर थी। 8 नवंबर 2025 को फरीदाबाद में एक किराए के घर से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए, जो मुजम्मिल शकीर के कमरे से जुड़े थे। उसी रात उमर नबी ने यूनिवर्सिटी से कार ली और 10 नवंबर को ब्लास्ट कर दिया। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल 32 सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में हैंडलर्स पाकिस्तान और तुर्की से थे, जो सिग्नल ऐप पर निर्देश करते थे। एक चैट में लिखा था कि डॉक्टर साहब लैब से सामान तैयार, फंड 10 लाख आ गया। शाहीन साहिद ने आईएमए की सदस्यता खो दी क्योंकि उसका लिंक साफ था। फरीदाबाद पुलिस ने 2000 से ज्यादा कश्मीरी स्टूडेंट से पूछताछ की और कई के फोन डिलीट चैट मिले। एक स्टूडेंट ने कबूला कि उसे रेडिकलाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में भेजा गया था, जहां पाकिस्तानी वीडियो दिखाए गए। ये सबूत ईडी को मिले डिजिटल डेटा से पुष्ट हुए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक ब्लास्ट का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में विदेशी फंडिंग कैसे अनियंत्रित हो गई? अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने अप्रूवल कैसे दे दिया, लेकिन फंडिंग की मॉनिटरिंग कहां थी? ईडी के प्रेस रिलीज के मुताबिक ट्रस्ट ने 18 करोड़ से ज्यादा सऊदी फंड दिया, लेकिन वो लाइब्रेरी या लैब में नहीं, बल्कि हवाला ऑपरेटर्स को गया। एक सेल कंपनी फलाह एजुकेशन सर्विसेज के नाम पर 20 करोड़ घुमाए गए। जावेद सिद्दीकी के इंटरव्यू में वो कहता है कि हमारा मिशन मुस्लिम यूथ को एम्पावर करना है, लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब आतंक को फंड करना निकला। एनआईए ने खुलासा किया कि उमर नबी 2024 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, लेकिन उसके पहले वो कश्मीर में अलकायदा कैंप में ट्रेनिंग ले चुका था। मुजम्मिल की डायरी से 50 से ज्यादा कोडेड एंट्रीज थी, जो फंड ट्रांसफर को इंगित करती थी। शाहीन ने पूछताछ में बताया कि पैसा कतर से आता था दान के नाम पर, लेकिन असल में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचता था। ये नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड था कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का भी इस्तेमाल होता था।
गृह मंत्रालय ने कैबिनेट मीटिंग में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ अलग मीटिंग की, जहां सख्त निर्देश दिए गए। अब पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी, संपत्तियां दर्ज जब्त होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आखिरी है? ईडी के सूत्र कहते हैं कि 10 और यूनिवर्सिटी पर नजर है। इस पूरे कच्चे छिटे को समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ भी देखना पड़ेगा। व्हाइट कॉलर टेररिज्म कोई नई चीज नहीं है। भारत में 2001 के संसद हमले से लेकर 26/11 मुंबई अटैक तक कई केस में पढ़े लिखे लोग शामिल रहे, जैसे अबू बकर अल बगदादी आईएसआई चीफ था, पीएचडी होल्डर। भारत में मन्नान बशीर वानी एएमयू का स्कॉलर था जो हिजबुल से जुड़ा हुआ था। अल फलाह का केस इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को टारगेट करता था। उमर नबी डॉक्टर था तो विस्फोटक केमिस्ट्री जानता था। मुजम्मिल प्रोफेसर था तो रिक्रूटमेंट करता था। एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि यूनिवर्सिटी में सोशल सर्विस सेमिनार के नाम पर ब्रेन वॉशिंग होती थी, जहां कश्मीर के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता था। 2025 में ही 15 ठिकानों पर एनआईए रेड हुई, जहां AK-47 और RDX मिले। फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली गांव से एक लाल इको स्पोर्ट कार बरामद की जो बैकअप प्लान के लिए थी। उमर के ड्राइवर ने कबूला कि उसे यूनिवर्सिटी से ही इंस्ट्रक्शन मिला था। ये सब मिलकर एक बड़ा पिक्चर बनाते हैं, शिक्षा की आड़ में जिहाद का नेटवर्क। दोस्तों, सोचिए वो स्टूडेंट जो सपने लेकर आते हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। ईडी की रेड से अब तक 5 करोड़ कैश, 10 लैपटॉप और 20 मोबाइल जब्त हो चुके हैं। अब आगे की तह तक जाते हैं। अल फलाह ट्रस्ट का ओखला ऑफिस जो 70 एकड़ कैंपस को कंट्रोल करता है, जहां ईडी ने फाइलें सीज की जिनमें फेक एक्रीडिटेशन क्लेम्स थे। एनएएसी ने नोटिस दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने झूठे दावे किए थे। एनएमसी ने मेडिकल कोर्स पर सवाल उठाए। जावेद सिद्दीकी के परिवार पर भी नजर। उसके भाई साउद के फोन से आईएसआई कनेक्शन मिले। एक वॉइस नोट में कहा गया कि फंड रेडी, लाल किला टारगेट। ये सुनकर रूह कांप जाती है। केंद्र सरकार ने इसे संगठित टेरर नेटवर्क कहा और कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि हर कड़ी को तोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। फरीदाबाद में हाई अलर्ट है। 2000 कश्मीरी स्टूडेंट स्क्रीन हो चुके। एक स्टूडेंट ने बताया कि हॉस्टल में रात को मीटिंग्स होती थी। यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट जारी किया कि वो निर्दोष हैं, लेकिन सबूत उनके खिलाफ है। ईडी का मानना है कि ये मॉड्यूल तुर्की से भी लिंक था, जहां शाहीन गई थी कॉन्फ्रेंस के नाम पर। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स सुनकर गुस्सा आता है ना, कि कैसे हमारे बीच में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो पढ़ाई की जगह तबाही सिखा रहे हैं। लेकिन ईडी की ये कार्रवाई एक उम्मीद जगाती है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी, मॉड्यूल ध्वस्त होगा, लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा। विदेशी फंडिंग पर सख्त कानून, हर एनजीओ और यूनिवर्सिटी की ऑडिट। अल फलाह एक केस का वार्निंग है कि आतंक की जड़ें शिक्षा तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या और यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। और अगर आप चैनल के लिए नए सब्सक्राइबर हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी और गहराई में उतरते हैं। ब्लास्ट के बाद एनआईए ने उमर के परिवार से पूछताछ की। उसके भाई ने कबूला कि वो कश्मीर में रेडिकल था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी 11 नवंबर को हुई। उसके पास से पिस्तौल और हथियार मिले। शाहीन ने पूछताछ में एक और नाम लिया, डॉक्टर इश्तियाक, जो अलकायदा से जुड़ा था। फरीदाबाद अपराध शाखा ने 15 ठिकानों पर रेड की जहां कोडेड मैसेज मिले। ईडी ने पीएमएलए के तहत अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक टीम भेजी रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए। यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों को नोटिस मिला। एक प्रोफेसर ने कहा कि लैब में केमिकल्स मेडिकल रिसर्च के लिए थे, लेकिन टेस्ट में विस्फोटक प्रूफ मिला। कश्मीरी पुलिस ने 4 डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये सब एक चैन रिएक्शन है जो अल फलाह से शुरू होकर पूरे नेटवर्क तक पहुंचेगा। दोस्तों, इतने बड़े खुलासे के बाद भी सवाल बाकी है कि क्या जावेद सिद्दीकी भाग चुका है? ईडी की तलाश जारी है। क्या ये मॉड्यूल आईएसआईएस से भी लिंक्ड था? एनआईए जांच कर रही है। 32 ब्लास्ट प्लान में कितने लोग शामिल थे? अभी 20 नाम सामने हैं।
फरीदाबाद में सिक्योरिटी बढ़ी, चेक पोस्ट लगे, दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर जारी 1090। मृतकों के परिवार को 10 लाख मुआवजा, लेकिन असली न्याय तब होगा जब ये नेटवर्क जड़ से उखड़ जाए। अंत में यही कहूंगी कि ये वीडियो सच्चाई फैलाने के लिए है, आतंक का कोई धर्म नहीं, ये देशद्रोह है। ईडी एनआईए को सलाम। आप सब जागरूक रहिए, देश सुरक्षित रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।